नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक रंजन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10वीं का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या करता है। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तथा जहाँ से प्रकाश आती है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे अभी कैमरा से टॉर्च लाइट आ रहा है, ये भी प्रकाश का स्रोत हो गया। मोमबत्ती हो जाएगा, लॉलटेन हो जाएगा, इत्यादि प्रकाश के स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कहते हैं जो प्रकृति ने हमको दिया है, जहाँ से प्रकाश आता है, सूरज हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। मानव निर्मित स्रोत वो है जो हम लोगों ने निर्मित किया है, जैसे दिया हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, लैंप टेबल हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रदीप्त पदार्थ देखेंगे। प्रदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जन करता हो। प्रदीप्त पदार्थ खुद प्रकाश उत्सर्जन करता है, जैसे सूरज हो जाएगा, तारा हो जाएगा, बल्ब बर रहे हैं वो भी अपना प्रकाश उत्सर्जन कर रहे हैं, इत्यादि हो जाएगा। दूसरा आता है अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है किंतु दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, जैसे टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। मून का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो भी सूरज के प्रकाश के या तारा के प्रकाश से दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं या फैला देता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई अंधेरा कमरा होता है, वहां पे कमरे में कोई हल्का सा दरार होता है दीवार में, वहां से कोई प्रकाश की किरण आती है और हम लोग देखते हैं कि काफी सारे उसमें धूल कण दिखाई देने लगते हैं, एक प्रकाश होती है, वही प्रकाश का प्रकीर्णन है। और आगे हम लोग देखेंगे किरण किसे कहते हैं, यानी रे किसे कहते हैं। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग किरण पुंज देखेंगे। किरण पुंज कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज आप लोग देखेंगे तो वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होता है। अपसारी मतलब फैलते हुए प्रतीत होता है, वो अपसारी किरण पुंज कहला जाएगा। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर जमा होती है, वो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। कहीं से भी प्रकाश आएगा वो एक ही बिंदु पर जमा होगा, वो अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक दूसरे के पैरेलल हो या समांतर हो, वो समांतर किरण पुंज कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है वो पारदर्शी पदार्थ हो जाता है, जैसे शीशा, पानी इत्यादि। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हैं वो हो जाता है अपारदर्शी पदार्थ, जैसे दीवार हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, ये बोर्ड हो जाएगा, इत्यादि चीज हो सकता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट है पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण अंशतः पार कर जाए, यानी थोड़ा थोड़ा पार कर सकता है, थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज आप लोग देखेंगे, उससे प्रकाश की किरण कभी कभी पार करती है, कभी कहीं पार नहीं करती। दूसरा हो जाएगा घिसा हुआ कांच, बैलून हो जाएगा, हमारा स्किन हो जाएगा, जिससे प्रकाश की पार नहीं कर पाती। आगे हम लोग देखेंगे, आज अपना पहला टॉपिक है जो प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये परावर्तक सतह है, इस पर प्रकाश की किरण आई जिसे आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में चली गई जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ये आपतित किरण है। दूसरा है परावर्तित किरण, तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग का है आपतन बिंदु, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह का एक खास बात है कि हमेशा अपारदर्शी होता है,
बिकॉज अगर पारदर्शी होता तो प्रकाश की किरण सीधा पार कर जाती उसे। अपारदर्शी वस्तु होता है परावर्तक सतह। आगे हम लोग देखेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे हम लोग अभिलंब पे छूटा था, अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोगों का मेन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। लास्ट स्लाइड में आप लोगों ने देखा था परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, कौन कौन नियम था। आगे हम लोग देखेंगे उसी में परावर्तन के नियम के आगे विचलन कोण किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता था। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता था। आपतन कोण को आई से सूचित करते थे और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपतित किरण, अगर यहाँ पे पारदर्शी वस्तु कोई रहता तो अगर कोई यहाँ पे पारदर्शी वस्तु रहता तो ये सीधा निकल जाता किरण, लेकिन अपारदर्शी है तो ये अपने सतह पे वापस लौट गया है। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं। डेल इस तरह से लिखा जाता है, आप लोग देखते हैं, इसे डेल से सूचित करते हैं। विचलन कोण आगे हमारे एग्जाम में पूछता है कि विचलन कोण निकाले। विचलन कोण का सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पे i बराबर क्या होता है, आपतन कोण होता है। तो हम पहला इसमें प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यदि आपतन कोण कोण i बराबर 80 डिग्री है तो हमको विचलन कोण पूछ रहा है। तो विचलन कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 डिग्री हमारा हो जाएगा माइनस 2, i का मान हमको 80 डिग्री दिया है तो 2 इंटू 80 डिग्री, यानी कि 180 में से चला गया 160 तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी i का मान हमारा आ गया 20 डिग्री। तो आपतन कोण का मान 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान हो जाएगा 20 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे विचलन कोण का मान 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं यदि परावर्तन कोण का मान 55 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, चित्र बना लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि परावर्तन कोण 55 डिग्री है, आप लोगों ने पहला नियम के अनुसार पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जब परावर्तन कोण यहाँ पे 55 डिग्री है तो आपतन कोण भी 55 डिग्री ही होगा। तो विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 इंटू 55 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी टोटल 70 डिग्री आ गया हमारा विचलन कोण, यानी विचलन डेल बराबर 70 डिग्री। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है यदि विचलन कोण का मान 120 डिग्री दे दिया है तो आपतन कोण का मान बताइए। विचलन कोण यहाँ पे हम सूत्र फिर से लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पे विचलन कोण बराबर दे दिए हैं कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं 120 का 120 रह जाएगा, ये इधर है, इधर बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस 2i। 120 में से 180 घटाएंगे तो टोटल 60 डिग्री आ जाएगा माइनस में, और बराबर है माइनस 2i। माइनस माइनस एक कट जाएगा, यहाँ पे 2i बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो i निकालेंगे तो हमारा 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी आपतन कोण हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमको लगता है कि आप लोग बना लेंगे। सूत्र हमारा याद रखना पड़ेगा, ये विचलन कोण का क्या होता है सूत्र, 180 डिग्री माइनस 2 गुने आपतन कोण। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हिंदी में कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी इमेज।
काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे इसमें हम लोग प्रतिबिंब पढ़ लिए। अब है इसमें मिरर यानी दर्पण पढ़ना है। दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण वैसा चिकना और चमकीला सतह होता है जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है तथा जिसका एक सतह अवश्य ही रंगा हुआ हो। यहाँ पे रंगा हुआ होना चाहिए, तो रंगा किससे होना चाहिए, एक तो होता है सिल्वर ब्रोमाइड से, या फिर आप किसी और चीज़ से भी रंग सकते हैं। मेनली होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इंग्लिश में इसका हिंदी में नाम हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो दर्पण किसे कहते हैं, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता हो तथा जिसका एक सतह अवश्य ही रंगा हुआ हो सिल्वर ब्रोमाइड से। तो दर्पण यहाँ पे हम लोग देखेंगे दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। दर्पण हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 10th क्लास में। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा समतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण। अब इसमें परिभाषा आ जाएगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटेंगे हम लोग। तो पहला आ जाएगा अवतल दर्पण और दूसरा आ जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे गोलीय दर्पण आप लोग देख सकते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, हम लोग गोलीय दर्पण से ही 2 भागों में बांटे गए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो। वह उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह आप लोग देख सकते हैं उभड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में परिभाषा, इसके अंतर क्या हो जाएगा। आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहे, चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।